विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं आरके सिंह से बात करूंगा। आरके सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आरके सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, जरा थोड़ा पहले तो ये बताइएगा, ये दो उंगली पर निशान का तो गलती से मैंने आपको बता ही दिया, वो सफाई आ गई है डीएम की, लेकिन ये जो दो जगह वोट डालने वाला एक ये मुद्दा बड़ा बना हुआ है पिछले 3-4 दिन से कि एक आदमी एक ही साल में दो जगह या 4-5 साल में दो जगह कैसे वोट डाल सकता है दो राज्यों में, इस पर कानून क्या कहता है? क्या कानून इस पर खामोश है? आरके सिंह जी, नहीं, जो स्टेटेड पोजीशन ऑफ लॉ है मानव जी, अच्छा पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, लेकिन जो स्टेटेड पोजीशन ऑफ लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो कहता है कि 1 पर्सन 1 वोट एट 1 टाइम। ये एब्सोल्युटली क्लियर है, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया का पार्ट भी है कि अगर वो इंसान अपने वोट को ट्रांसफर कराता है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर्म 8 साइन करके, तो एक जगह से दूसरे जगह डाल सकता है। एक ही इलेक्शन ईयर में अगर वो 5 जगह घूम घूम करके हर 2 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल करके, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी बिहार में, कभी वेस्ट बंगाल में कर रहा है, तो वो वोटर मिलिशिया है। वो एक जगह से उठता है, दूसरी जगह डालता है, दूसरी जगह से उठता है, तीसरी जगह डालता है। तो हमारी डेमोक्रेसी वोटर मिलिशिया को कभी भी एडहेयर नहीं करती है या उसको कभी कहीं सेंटिफाई नहीं करती। और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट जितने रिटन वर्ड्स पे नहीं चलते हैं उतने संवैधानिक नैतिकता पे चलती है। और संवैधानिक नैतिकता अगर राकेश सिन्हा जी जैसे लोग अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और बेवजह तर्क दे रहे हैं, तो मुझे लगता है नथिंग मोर टू से, बिकॉज ही इज नॉट ओनली अ प्रोफेसर बट अ गुड पर्सन व्हाट आई हैव सीन। तो इससे बचना चाहिए जी। जी ओके। आरके सिंह जी, ये जो जी बोलिए आरके सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने आंसर्स बहुत प्रिसाइज रखूंगा क्योंकि आपके बहुत सारे गेस्ट हैं, मैं टाइम कंस्ट्रेंट समझता हूं। सिंस आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, बिल्कुल एक लॉयर की तरह प्रिसाइज आंसर दूंगा जी। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, आरके सिंह जी, आप हमेशा बहुत क्रिस्प बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं। ये आपकी खासियत भी है। मैं अच्छा हुआ आपने कह दिया, तो मैं लगे हाथों आपको बधाई देता हूं इसके लिए। आरके सिंह जी, अब दूसरा आज जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं वो आपने सुन लिया होगा, सीसीटीवी बंद हो गए, फिर ये वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। इसमें आपको लगता है कि हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं उस पर फौरन एक्शन लिया है, एआरओ कोर्ट सस्पेंड कर दिया और एफआईआर भी उन्होंने रजिस्टर करने का आदेश दे दिया, और यह भी कहा कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, पर सीसीटीवी वाला मुद्दा भी है। आपको लगता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो इन सारी चीजों को ठीक तरह से संभालता है, इन सारे के सारे प्रोविजंस किए हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो रही है, फिर तमाम तरह के वोट चोरी के आरोप अब हैक हो रहे हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बदलाव का समय भी अब आ गया है, कानून को और कड़ा नया बनाने का टाइम आ गया है, जिससे ये सारे इस तरह के जो शक पैदा किए जाते हैं इनका ध्यान रखा जा सके? देखिए मानव जी, ये बहुत फैलेशियस है। हमारे मुल्क में एक डिबेट चलता है कि कोई अगर गलती पकड़ी जाती है तो वी गो एट द कोर ऑफ द स्टैच्यू। ऐसा नहीं होता है। जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं या जो कानून है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होती हैं और वक्त के साथ साथ उनको नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑर्डर से उसमें चेंजेस होते रहती हैं। तो ये कहना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत आउटडेटेड हो चुका है और टेक्नोलॉजी के साथ उसका वीडिंग नहीं हो रहा है या वो इंटरकॉर्स नहीं हुआ है, ये एक प्रीपोस्टरस है। क्योंकि जब हमारी पहली कानूनी प्रक्रिया मतलब चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस समय ईवीएम का तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन हमारी संस्थाएं इतनी फ्लेक्सिबल हैं और इतनी एडॉप्टिव हैं कि नई टेक्नोलॉजियों को वो बहुत आत्मसात कर लेती हैं और अकॉर्डिंगली नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती हैं। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बहुत मूलचूल परिवर्तन की जरूरत या एक्ट को खत्म कर देने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई बात की वीवीपैट और सीसीटीवी की जो बात है, मानव जी, ये बात हमारे सारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट इस बात से ताकीद रखते हैं कि इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज होती है नोटिफिकेशन की, जब आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। दूसरी होती है ड्यूरिंग द कैंपेन की, और तीसरी होती है पोस्ट कैंपेन और रिजल्ट आने की बीच की। इन तीनों प्रक्रियाओं में अगर एक हल्का सा भी ब्रीच कहीं पे होता है तो वो इलेक्शन प्रक्रिया की सैंटिटी ब्रीच कर देता है। अब इन्होंने, जैसे जो मैं रिपोर्ट आपके यहां देख रहा था कि सीसीटीवी कैमरे बंद नजर आए, क्योंकि स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो वोट डालने के अधिकार से कम बड़ी राइट नहीं है। जब मतदाता अपनी वोट डालता है
तो अपने वोट की सुरक्षा की पूरी गारंटी वो एक एजेंसी पे दे देता है, एक इंस्टीट्यूशन को देता है। और जो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो कस्टोडियन हो जाता है उस राइट टू वोट का। अगर उसमें कहीं ब्रीच होता है तो पूरी प्रक्रिया विसिएट हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया विसिएट हो जाएगी। फर्ज कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में गाइडलाइंस को हमने बहुत बार पढ़ा है, किया भी है मुकदमे उस पे। अगर सीसीटीवी कैमरा उस पीरियड में बंद पाया जाता है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में कहीं शंका होती है, तो मेरा तो ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1 घंटे क्या 1.5 घंटे क्या 15 मिनट के अंदर उस इलेक्शन, उस पोलिंग बूथ के इलेक्शन को विथहेल्ड कर देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि सारे पक्ष इस बात से सेटिस्फाइड ना हो कि वो ग्लिच नहीं है या कोई टेक्निकल स्लैंग नहीं है। क्योंकि अभी एक दूसरी फेज बाकी है। अगर इस टाइप की चीज को आगे बढ़ने दिया जाएगा तो दूसरे फेज में इलेक्टोरल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति एक संदेह पैदा होता है और संस्थाओं का संदेह से बरी होना बहुत जरूरी है। जी।